यूपीएससी की तैयारी कर रहे आईएएस एस्पिरेंट, क्या आपको पता है आंसर राइटिंग का प्रारंभ कहां से करना चाहिए? क्या आपको पता है कि यदि यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग का लेखन कहां से शुरू करना चाहिए? क्या लेखन में सबसे पहले इसका प्रैक्टिस होना चाहिए कि प्रभावी उत्तर कैसे लिखें? क्या लेखन में सबसे पहले इस बात का प्रैक्टिस होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? क्या लेखन में इस बात का सबसे पहले प्रैक्टिस होना चाहिए कि कंक्लूजन कैसे लिखें? क्या लेखन अभ्यास में सबसे पहले इस बात का प्रैक्टिस होना चाहिए कि बॉडी कैसे लिखें, फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, उसमें कीवर्ड कैसे लाएं? वास्तविक सच्चाई तो इससे अलग है। वास्तव में किसी भी यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आंसर राइटिंग का प्रारंभ होना चाहिए कि बिना देखे, बिना किताब पढ़े, बिना कॉपी खोले क्या उसके अंदर उस टॉपिक पर, उस विषय पर कुछ लिखने की क्षमता है या नहीं, बिना देखे वो कुछ लिख पा रहा है या नहीं। आंसर राइटिंग का प्रारंभ यहीं से होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक उपस्थित हूं यूपीएससी मेंस रियल टॉक का एक नया लेक्चर लेकर। आज हम लोग यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए एक बेसिक लेक्चर प्रारंभ करते हैं कि आखिर आंसर राइटिंग का प्रारंभ होना कहां से चाहिए। जब बच्चा यूपीएससी मेंस की तैयारी प्रारंभ करता है और उसमें भी सबसे पहले आंसर राइटिंग स्किल प्रैक्टिस प्रारंभ करता है तो उसके समक्ष सबसे पहला जो चुनौती खड़ा होता है कि आखिर आंसर राइटिंग में हम शुरू कहां से करें। क्या हम पहले देखें कि प्रभावी उत्तर कैसे लिखा जाता है? क्या हम पहले देखें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या हम पहले देखें कि वर्ड लिमिट हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं या फ्लो चार्ट बनाना चाहें, या कंक्लूजन लिखना चाहें, या अच्छा इंट्रोडक्शन लिखें? आखिर आंसर राइटिंग की स्किल प्रैक्टिस का प्रारंभ शुरू कहां से हो? और इस पसोपेश में बच्चा बहुत ही परेशान रहता है। आज मैं अपने इस लेक्चर में उसी परेशानी को दूर करने आया हूं कि आखिर प्रारंभन कहां से हो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, और आज हम लोग उसी समस्या को दूर करेंगे। जब भी आंसर राइटिंग आप प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का लेखन शुरू करिए कि आप बिना देखे क्या लिख पा रहे हैं। यानी आंसर राइटिंग का प्रारंभ इस बात से होना चाहिए कि बिना कॉपी देखे, बिना किताब देखे, बिना नोट्स देखे आप उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर कितना लिख पा रहे हैं। क्या आपके अंदर लिखने की क्षमता है कि नहीं? क्या आप बिना डरे, बिना भूले आप कितना लिख पा रहे हैं? पहले यही तो आएगा मैटर। आपके अंदर अच्छा लिखने का आंसर बहुत अच्छा तरीका हो गया है। आप बहुत अच्छा वर्ड लिमिट स्थापित कर ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं, कंक्लूजन लिख ले रहे हैं, फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं, लेकिन बिना देखे आप कितना लिख पा रहे हैं पहले यह तो समझिए। आप कुछ भी कर लीजिए अच्छे से अच्छा, लेकिन यदि आप बिना देखे लिख नहीं पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आप उन लोगों से पूछिए जिनके समक्ष मेंस में आंसर लिखते समय दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सब पढ़ा था, सब जाना था, सब याद किया था, लेकिन जब प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आया तो दिमाग ब्लैंक क्यों हुआ? क्योंकि वो सब प्रैक्टिस किए, लेकिन बिना देखे कितना लिख पा रहे इसका प्रैक्टिस नहीं किए। बिना डर के कितना लिख पा रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं किए। बिना किताब देखे उनके पास कितना याद है, दिमाग में कितना कॉपी है, और उस कॉपी को कितना हम कॉपी पर अपने उतार पा रहे हैं इसका प्रैक्टिस नहीं किए। प्रैक्टिस किए कि कितना प्रभावी उत्तर लिखे।
प्रैक्टिस किए कि टाइम मैनेजमेंट कितना है। अरे जब शब्द होगा, जब मैटर होगा, जब मेमोरी रिकॉल होगा, तब तो आप लिखोगे। आपको बताया जा रहा खूब सुंदर उत्तर लिखिए, आपको बताया जा रहा खूब अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए, लेकिन एक बच्चा जो अपनी तैयारी नया नया शुरू कर रहा है, एक बच्चा जो आंसर राइटिंग के भी शुरुआत कर ही रहा है, डरा हुआ है, क्या लिखे समझ नहीं पा रहा है, उसको शुरुआत कहां से करना है? उसको तो सबसे पहले बिना देखे लिखने का डर समाप्त करना है। सबसे पहले डर यही होता है। आप अभी मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं, सबके अपने अपने अनुच्छेद हैं। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 29, 32 से 35। इस अनुच्छेद को लिखना ही वहां बहुत कठिन हो जाएगा। ये अनुच्छेद लिखना ही बहुत कठिन हो जाता है। इसी को याद करने में समय लग जाएगा। और आप वहां फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? आप फंडामेंटल राइट्स के तमाम कला कौशल जान लें, लेकिन पहले फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद तो याद हो। सिद्ध करिए कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। अब यह पूरा प्रश्न केवल आर्टिकल से लिखा जा सकता है, पूरा आर्टिकल से लिखा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल तो याद हो, आर्टिकल तो याद हो। आपने प्रैक्टिस किया, कितना सुंदर उत्तर लिखे। आपने प्रैक्टिस किया है, कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखी, कितना बढ़िया चार्ट बनाए। आ गया, सिद्ध करिए प्रस्तावना उद्देशिका भारत के संविधान की आत्मा है। अब आत्मा सिद्ध करने के लिए तो प्रस्तावना के उन मूलभूत अवधारणाओं को व्यक्त करना पड़ेगा जो पूरे संविधान में व्याप्त हो, तभी तो आत्मा हुआ, तभी ना आत्मा हुआ। अरे ये तो तभी लिखाएगा जब आपके मेमोरी में बिना देखे आपने लिखा हो। आंसर अच्छा लिखने से क्या होता है? पहले याद तो होना चाहिए, तब तो आप अच्छा बुरा का प्रश्न क्या होगा जब आपके दिमाग में प्रश्न का अस्तित्व आए, उत्तर का अस्तित्व आए, उत्तर का मैटर का अस्तित्व हो, तब तो अच्छा और खराब लिखाएगा। पहले तो उत्तर का अस्तित्व ही आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बहुत नई चीज और बेसिक चीज बता रहा हूं। मैं कोई दिखावा नहीं करने जा रहा हूं कि भाई मैं आपको वही चीज बता दूं जो सब बता रहे हैं। ये मैं आपको बहुत बेसिक और नई चीज बता रहा हूं कि पहले लिखने की क्षमता बिना देखे आप प्रैक्टिस करिए, बढ़ाइए। अरे जिनको लिखने की क्षमता बिना देखे रहता है, वो तो बिना स्किल के भी आंसर अच्छे से लिख सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको अच्छा लिखने का स्किल नहीं बढ़ाना है, लेकिन वो बात अगला स्टेप है, वो भी मैं बताऊंगा। एक एक बात को मैं आंसर राइटिंग पे बताऊंगा, आपको पूरा एक सीरीज ही बताऊंगा। लेकिन शुरू कहां से करें, पहले वो समस्या तो मैं आपकी दूर करूं, और वही समस्या मैं बता रहा हूं। अपने 20 साल के अनुभव से मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि बच्चे सब प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अच्छा लिखे, कैसे फ्लो चार्ट बनाए, कैसे आंसर स्किल डेवलप करे, कैसे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, आजकल एक सब कीवर्ड्स आ गया, कीवर्ड्स कैसे कैसे शामिल करे। टीचर खूब बोल रहे हैं ये कीवर्ड, वो कीवर्ड, ये वो डिजिटल शब्द है, कीवर्ड क्या क्या लाए। मैं उन सबों से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया पहले कीवर्डवा तो आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए, डेट तो याद होने चाहिए। 1935 के अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। 1935 का अधिनियम तो मालूम होना चाहिए। अंग्रेजों ने 1919 के अधिनियम से कैसे द्वैध शासन की स्थापना की, वो तो याद होना चाहिए। वो द्वैध शासन, वो वाला द्वैध शासन नहीं था जो क्लाइव ने स्थापित किया था, ये अलग था। पहले द्वैध शासन जितने लागू हुए वो तो याद होने चाहिए। कितने प्रकार के द्वैध शासन हमारे देश में लागू किए अंग्रेजों ने, पहले यही तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग का अगर आपको प्रारंभन करना है तो आपको सबसे पहले बिना देखे, बिना कॉपी खोले, बिना किताब खोले लिखने की क्षमता का विकास करना चाहिए। यानी सबसे पहले वो मैटर आपके दिमाग में लिखा होना चाहिए, और दिमाग में लिखा हुआ वो मैटर कॉपी पर लिखने की क्षमता विकसित करना चाहिए।
अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको बताऊं, आंसर राइटिंग स्किल प्रैक्टिस का आधा से ज्यादा समस्या समाप्त हो जाएगा। आपसे बताया जाता है इंट्रो लिखिए, आपसे बताया जाता है बॉडी लिखिए, आपसे बताया जाता है फैक्ट लिखिए, आपसे बताया जाता है कॉन्सेप्ट लिखिए, आपसे बताया जाता है चार्ट बनाइए, आपसे बताया जाता है कंक्लूजन लिखिए, आपसे बताया जाता है कीवर्ड लिखिए। लेकिन जब लिखने चलते हैं तो कुछ ही वर्ड में पूरा समाप्त हो जाता है। अब यह आपके क्षमता की कमी नहीं है, असल में यह इस बात की कमी है कि बिना देखे लिखने की क्षमता का विकास ही नहीं किया गया। पूरा टाइम तो हम बॉडी और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में ही लगा दिए, लेकिन बिना देखे हमारे पास कितना याद है, याद करने की कितनी क्षमता है और उस याददाश्त को कॉपी पर लिखने की कितनी क्षमता है, इसका तो हमने विकास ही नहीं किया। जो सबसे बेसिक है, सबसे प्रारंभ है, जो इनिशियल है। आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही सबसे बड़ा गैप है। सब बता रहे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बता रहे, सब बता रहे हैं। हमारे देश के टीचर्स कोई कम ज्ञानी नहीं है, धुरंधर हैं, दिग्गज हैं, लेकिन भैया शुरुआत यहां से होना चाहिए। उनके बताने में कोई कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत यहां से होना बहुत जरूरी है। और अगर यहां से शुरुआत नहीं हुआ तो आप कितना भी जान जाइए, आप कितना भी लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी वर्ड लिमिट जान लीजिए, कितना भी कंक्लूजन लिखना जान जाइए, एंड मैटर पर, एंड मौके पर गैपिंग हो जाएगा, बहुत चीजें याद ही नहीं रहेंगी। और आप कितना भी लिखने का तरीका जान जाइए, मैटर की एग्जामिनेशन हाल में कमी हो ही जाएगी। और मैं बताऊं, आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके पास स्किल नहीं है, इसलिए जाते हैं कि मैटर की कमी हो जाती है, इसलिए जाते हैं, इसलिए मैटर की कमी हो जाती है। और आप बताइए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर लिखा ही नहीं पा रहा है, सर आंसर बन ही नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आंसर नहीं बन पा रहा है, बिना देखे लिखने की क्षमता ही नहीं डेवलप हो पाई है। वो ये सोच रहे हैं कि हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे अंदर बिना कॉपी देके, बिना नोट देके आंसर लिखने की क्षमता ही नहीं विकसित हो पाई है, यादें नहीं है। याद रखिएगा, यूपीएससी आंसर राइटिंग का पहला उत्तर आपके दिमाग में लिखा जाता है, उसके बाद कॉपी पर लिखा जाता है। सबसे पहले यूपीएससी आंसर राइटिंग का पहला उत्तर आपके दिमाग में लिखा जाता है, अर्थात यूपीएससी आंसर राइटिंग का सबसे पहले उत्तर कॉपी पर नहीं लिखा जाता है, बल्कि दिमाग पर लिखा जाता है। और दिमाग पे लिखे जाने के बाद वह फिर उसको कॉपी पर उतारने की क्षमता का विकास किया जाता है और तब जाकर अच्छा उत्तर लिखा जाता है। यही यूपीएससी आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ी विशेषता है। यानी सबसे पहले उसको दिमाग पर लिखिए और दिमाग पर लिखे उत्तर को कॉपी पर लिखने की क्षमता का विकास करिए। उसके बाद आप अच्छे और स्किल्ड उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करिए। लेकिन पहले दिमाग पर लिखे उत्तर को कॉपी पर तो लाइए। अच्छा और बुरा तो उसके बाद का ना मैटर है कि बिना लिखे ही आप अच्छा बुरा लिख देंगे। अगर आपने बिना देखे, आप सब टॉपिक उठाइए, जितने टॉपिक हैं, जो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक लगते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक लगते हैं, सब पर बिना देखे लिखना शुरू कर दीजिए, चमत्कार हो जाएगा। आप आज से बिना देखे हर टॉपिक पर आप पॉलिटी शुरू करिए, पहले चैप्टर शुरू कर दिए। आप प्रस्तावना लिखिए, फंडामेंटल राइट लिखिए, राष्ट्रपति लिखिए, प्राइम मिनिस्टर लिखिए, मंत्रिपरिषद लिखिए, संसद लिखिए, विधानमंडल लिखिए, हिस्ट्री में कला लिखिए, गुप्त कला, मौर्य कला, सिंधु घाट सैंधव सभ्यता का कला, सल्तनत कालीन कला, आधुनिक भारत में आइए, शुरू करिए 57 के संग्राम से, स्वदेशी आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबको लिखिए, बिना देखे लिख डालिए, जो याद तो लिखिए।
फिर देखिए कहां गैप। अर्थात यदि आप बिना देखे उत्तर लेखन प्रारंभ करते हैं तो आप देखिए इसमें आपको कितनी चीजें पकड़ में आएंगी। सबसे पहला, बिना देखे लेखन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ विकास होगा। बिना देखे लेखन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ विकास होगा अगर आप बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस तो करें। दूसरा, आपको यह पता चल जाएगा कि वह टॉपिक या वह चैप्टर आपको कितना याद है। आप देखिए इस बात को कि जो व्यक्ति एक बार यूपीएससी मेंस दे लेता है उसका प्रीलिम्स बार बार निकलता है। एक आध बार दुर्भाग्य हो गया हो लेकिन उसका मेंस बार बार निकलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार मेंस में उसने बिना देखे लिखने की क्षमता का विकास कर लिया है। क्योंकि प्रीलिम्स में तो आंसर आपके सामने था, लेकिन जब आपने मेंस दिया, हम लोग भी शुरू में ऐसे ही होता था। जब तक प्रीलिम्स केवल दे रहे थे तो याददाश्त में भी कमी आती थी, लेकिन जैसे ही मेंस देना शुरू किए प्रीलिम्स हर साल निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बिना देखे चीजें याद होना शुरू हो गई। क्योंकि एक बार मेंस में लिख कर आए, फिर 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, चीजें याद होती चली। आपका असली याददाश्त तब मजबूत होगा जब मेंस दे लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेंस में आप बिना देखे याद करने की क्षमता रखते हैं, बिना देखे याद करके लिखने की क्षमता रखते हैं और चीजें याद हो जाती हैं। तो आपको दूसरा जो चीज पता चलेगा कि वह टॉपिक कितना याद है। तीसरा, आपका उस टॉपिक पर उस चैप्टर पर कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट आप लिख नहीं पाएंगे। देखिए, एक बार बिना देखे लेखन क्षमता का आप लिखने का प्रयास आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कितना फायदा हो रहा है। क्षमता भी विकसित हो रहा है बिना देखे, आपको टॉपिक कितना याद है यह भी विकसित हो रहा है, आपका उस पर कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ यह भी विकसित हो रहा है, आपको यह भी पता चल रहा है कि आपका नॉलेज बिखरा हुआ है। चौथा, आपको यह भी पता चलेगा कि आपका नॉलेज बिखरा हुआ है कि संगठित है। पांचवा, आपका रिकॉल करने की क्षमता कितनी है, याद रखने की क्षमता कितनी है, इसका भी पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो पता चलेगा कि गैप कहां है, कहां आप भूल रहे हैं। फिर देख के याद करिए, फिर लिखिए। अब आप बताइए कि मैंने आपको वो चीज बताया कि आप बिना देखे अगर लिखने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में, तो आपको 6 चीजें पता चल रही। अगर आपने आंसर राइटिंग का प्रारंभ बिना देखे लिखने की क्षमता के विकास से प्रारंभ करते हैं, अर्थात बिना देखे लिखने की क्षमता का विकास करते हैं, बिना देखे लिखने का प्रयास करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपको पता चलेगा कि आपको वह टॉपिक कितना याद है, आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज बिखरा है कि एकत्र है, आपको पता चलेगा कि आपको रिकॉल करने की कितनी क्षमता है, और आपको अंतिम रूप से पता चलेगा कि आपके याददाश्त में गैप कहां है, कौन चीज आप भूल रहे। तो आज से अगर आप आंसर राइटिंग का प्रारंभ करना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, तो कुछ मत करिए। सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, किताब बंद करिए, लिखना प्रारंभ करिए, गैप पहचानिए, फिर सुधार करिए और फिर यूपीएससी फॉर्मेट में आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। आप अगर ये करेंगे तो आंसर राइटिंग स्किल प्रैक्टिस का समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या करना है? पहले टॉपिक को पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, किताब बंद कर देना है, फिर बिना देखे उत्तर लिखने का प्रयास करना है, फिर देखना है कि कितना गैप हुआ, क्या क्या भूले, फिर पढ़ना है, सुधार करना है। और इस बार जब आंसर लिखना है तो यूपीएससी फॉर्मेट पे लिखना है। जैसे आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं, फ्लोचार्ट कैसे बनाते हैं, सब लिखने का प्रैक्टिस। यानी अंतिम रूप से इनको करने के बाद जब आप यूपीएससी फॉर्मेट में आंसर लिखना करते हैं तो आपके आंसर राइटिंग स्किल की पूरी क्षमता विकसित हो जाती है। तो आज से शुरू करिए, हर टॉपिक, हर चैप्टर को बिना देखे लिखना प्रारंभ करिए, बिना देखे लिखना प्रारंभ करिए और बिना देखे लिखना प्रारंभ करिए। पहले उसको अपने दिमाग में लिखिए, फिर कॉपी पर लिखिए, सुधार करिए, यूपीएससी फॉर्मेट में उसको लिखना शुरू करिए। आप देखिएगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्षेत्र में आपके जीवन में एक नया
सवेरा हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं आंसर राइटिंग की हैं धीरे धीरे सभी पूरी होती चली जाएंगी, सभी खत्म होती चली जाएंगी समस्याएं और आपके अंदर नए नए क्षमताओं का विकास होता चला जाएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।